नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोजी। भारत में इन दिनों गौरवपूर्ण इतिहास की खोज जारी है, जिसमें हिंदुओं की अस्मिता और गौरव को वापस लाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 100 दलित परिवार अपना घर इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आस्था के साथ जीने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सभी 100 परिवार पौष इलाके में रह रहे हैं। आरोप है कि संगवान बिरादरी यानी कि जाट समुदाय के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाने नहीं दे रहे हैं। दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ये लोग भंडारा और अन्य दूसरे कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन दबंगों ने टेंट उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस ने भी टेंट उखाड़ने में मदद की। साथ ही कहा कि कार्यक्रम करना है तो प्रशासन की अनुमति लेकर आओ। दलित परिवार जब अनुमति लेने प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति की जरूरत है ही नहीं। आखिरकार उन्हें अनुमति नहीं मिली। इससे पहले भी जब डॉक्टर BR आम्बेडकर की जयंती पर भंडारा करने की कोशिश की गई तो उनका कार्यक्रम रुकवा दिया गया। जिस पार्क में वह कार्यक्रम करना चाहते थे वहां पर पानी भरवा दिया गया। सोचिए, जिस देश में डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर सभी बड़े दल राजनीति करते नहीं थकते, कई पार्टियां उन्हीं के नाम पर अपनी राजनीति चला रही हैं, उस देश में उनके नाम पर कार्यक्रम नहीं हो सकता क्योंकि कार्यक्रम करने वाले दलित हैं। ये उस देश की हालत है जहां पर कहा जाता है कि मुगलकालीन युग में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, लेकिन 21वीं सदी के इस भारत में दलितों पर अत्याचार करने वाले भी हिंदू ही हैं। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संतोष हैं जो सांगवान सोसाइटी में रहते हैं। उसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमरिया जी हैं जो कि इस मामले को लेकर हमेशा लिखते पढ़ते रहते हैं। आपने सैकड़ों आर्टिकल उनके पढ़े होंगे। सबसे पहले हमारी बातचीत होगी संतोष जी से, क्योंकि ये उसी सोसाइटी से हैं। तो हम जानना चाहेंगे संतोष जी, क्या वाकया था, क्या हुआ था उसको? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारी इस समस्या के कवरेज के लिए। ऐसा था सर कि 2017 में हम यहाँ पर प्रशासन की पूर्व अनुमति से अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के दबंगों ने, जिसमें यहाँ का जो कॉलोनाइजर है श्री नरेंद्र सागवान, उन सब ने हम किसी भी कीमत पर हमारी अम्बेडकर जयंती न मनने का एक तरह से इरादा जाहिर कर दिया था और कहा था कि अम्बेडकर जयंती यदि मनी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस दिन अम्बेडकर जयंती को मनाया जाना था उससे 2 दिन पहले उन्होंने सभी पार्कों में पानी भर दिया ताकि हम चाह करके भी कहीं पर अम्बेडकर जयंती ना मना सके। लिहाजा हमने परमिशन को वापस ले लिया। इसके बाद हमने 2-3-4-5 साल तक ये कुछ नहीं किया। 2017 के बाद में कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन अब 2022 के 14 अप्रैल को फिर हमने भंडारा करना चाहते थे एक पार्क में जो बाहर बिल्कुल एकांत की तरफ है, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को बुला करके बाकायदा अपने लेटर हेड पर एप्लीकेशन दी थी कॉलोनाइजर श्री नरेंद्र सागवान ने कि यहाँ पर ये प्रोग्राम को नहीं करने दिया जाए, नहीं तो जाति उन्माद फैल सकता है। बहरहाल पुलिस आई, उन्होंने टेंट को खड़वा दिया और हम सब लोगों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ बड़ा ही रूड बिहेवियर किया। हमने SHO से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बोले कि इस कॉलोनी के कुछ लोगों ने आपका विरोध किया है। हमने कहा उनका नाम बता सकते हैं? बोले आप हमारे बॉस नहीं हो जो हम आपका उनका नाम बताएं। फिर हमने कहा कि ये बताइएगा कोई भी ऐसी स्थिति है कि जिसमें ये भंडारा हो सके, तो बोला कि आप परमिशन ले आइएगा और भंडारा कर सकते हैं। हमने कहा कि जिस महामानव का जन्मदिन पूरा विश्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है, बहुत सारी जगह तो ये जन्मदिन या अम्बेडकर जयंती बिना परमिशन के भी मन रही होगी और हम तो मात्र भंडारा करना चाह रहे हैं। तमाम भंडारे बिना परमिशन के होते रहते हैं विभिन्न आयोजनों पर, तो इस पर भी भंडारे के लिए परमिशन की जरूरत है। बोले कि जी। हमने कहा ठीक है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, लिहाजा हम परमिशन के लिए तमाम सक्षम अधिकारियों के पास गए, जिसमें DM, SDM, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी सक्षम अधिकारियों ने एक स्वर से यही कहा कि भंडारे के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सभी लोगों ने भंडारे के लिए परमिशन से भी इनकार किया और परमिशन भी नहीं दी, लिहाजा हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका। बहुत गलत मैसेज गया पूरे समाज में, पूरे अलीगढ़ सिटी में और बाहर भी। लेकिन हमने इसके बावजूद प्रयास किया फिर एक बार नरेंद्र सागवान से कि भाई इसको मन जाने दीजिए, आपका भी इसमें गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई परमिशन हमको नहीं दी। हमने 14-15 दिन इंतजार किया, फिर हमने
डीएम, एसएसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सबको एप्लीकेशन मूव करी। उनका 14 दिन इंतजार किया। जब कोई जवाब नहीं आया तब जाकर के हम सभी लोग मजबूर हो गए कि अब यहाँ पर हम लोगों के लिए रहना एक अपमानजनक स्थिति के बराबर होगा। और हमारे बच्चों पर उस दिन सर इतना फर्क पड़ा था, हमारी महिलाओं के दिमाग पर इतना मानसिक उत्पीड़न हमने महसूस किया कि सभी लोग ये चाहते थे कि सब सामूहिक भोज होगा, आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सभी खुशी में थे। महिलाएं विशेषकर ये सोचती हैं कि उनको एक दिन का खाना ऐसा ही मिल जाए बना हुआ तो उनको बड़े आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, भंडारा नहीं हो सका, तो हमारे 80-100 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, किसी घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला था। तब हमने महसूस किया कि हम इतने सक्षम भी हैं, पैसे से भी, पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से, सबसे, और हम यदि यहाँ पर अम्बेडकर जयंती या भंडारा नहीं कर सकते हैं तो हमारे समाज के वो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जो हम लोगों से कुछ उम्मीद करते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लिहाजा हमें मजबूर होकर के अपने मकानों पर, यह मकान बिकाऊ है, दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर, ये हमको बैनर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल ये उठता है क्योंकि जब योगी सरकार दूसरी बार आई यूपी में तो यही कहा गया कि अपराध पे उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था। तो क्या आप पुलिस के पास जब आप गए तो पुलिस का क्या रवैया था? क्या उन्होंने मामला दर्ज करने में आपकी कोई सहायता करना तो छोड़ दीजिए, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो दर्ज होता है वो हुआ, उसमें आनाकानी किया, क्या रहा उनका रवैया, कैसा रहा? सर पुलिस तो वही थी जिसने इसको रुकवाया था, तो हम जाते किसके पास? एसएचओ, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तो वहीं पर खड़ा था, पूरा थाना था उस समय, थाना तो हमारे वहीं पर था सागवान सिटी में। उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं करने देंगे? उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने विरोध किया है इसका, बाकायदा रिटर्न में। हमने तो उनके एप्लीकेशन बाद में सब देखा, सारे सबूत इकट्ठा किए, किन लोगों ने सागवान को लिखा था कि विरोध किस आधार पे किया? क्योंकि आप भंडारा करने जा रहे थे, लॉ एंड प्रशासन का कोई मामला तो था नहीं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिगड़ता। आप शांतिपूर्ण तरीके से भंडारा करने जा रहे थे। देश में सैकड़ों आयोजन इस तरह के रोजाना होते हैं। फिर पुलिस ने आपकी बात मानने से इनकार किया होगा तो कोई तर्क तो दिया होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर कुछ नहीं कहा, हमको कुछ नहीं बताया। हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा आप हमारे बॉस नहीं हो जो हम आपको बताएं। ये और सिर्फ जातीय मानसिकता जो पहले से चली आ रही है सदियों से, उसी के वशीभूत होकर के उन लोगों ने ये काम किया है कि ये लोग यहाँ पर कैसे मना सकते हैं हमारे होते हुए। ये हम लोग चाहे आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, और यहाँ पर तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दरोगा, टीचर सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी नजरों में हम वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग। जो बाबा साहब के जमाने में स्थिति थी, उन लोगों के दिमाग में वो स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है, बेशक हम कितना ही प्रोग्रेस कर जाए। अनिल सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने IIT किया है, आप सोच, बात ये नहीं है कि आपने IIT किया है या नहीं, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, हमारा लोकतंत्र ये अधिकार देता है, आप किसी पॉश कॉलोनी में हो या छोटे से गांव में हो, सुदूर क्षेत्र में हो, आप किसी भी तरीके के रस्म रिवाज जो भी हैं, आप जो भी कार्यक्रम करना चाहें, अगर बहुत बड़ा कार्यक्रम है तो प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, लेकिन जहाँ प्रशासन खुद ही कह रहा है कि प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं है, ऐसे कार्यक्रमों को रोकना कितना संगीन लगता है? कोई अपनी दलित आइडेंटिटी के साथ रह ले, ये दिल्ली में संभव नहीं है यदि वो मेजॉरिटी में नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां अलीगढ़ में भी और दिल्ली में कोई विचार का फासला नहीं है, दूरी नहीं है। वो राजधानी है और वो एक एजुकेशनल सेंटर है, कोई फासला नहीं है उससे। भाई हमारी जो जातीय मानसिकता है, जिन लोगों ने इनको रोका, केवल उनको एक इतिहास पता चल जाए 60 साल पहले का कि भाई उनके वो भी अछूती माने जाते थे, उनके गले में भी पट्टा बांध के रखा जाता था कि उनकी जो है उनसे कोई लेन देन नहीं होता था, उनको केवल ये मालूम हो जाए तो शायद वो ये व्यवहार करना छोड़ देंगे, शायद छोड़ देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि अलीगढ़ में कॉलोनी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और उनके कॉलोनी में कोई अम्बेडकर जयंती मनाने की कोशिश कर रहा है, 80 परिवार है वहां जो मेरी जानकारी है, और वहां पर आप वो कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो ये कर ही नहीं सकते, पार्क में पानी भर दिया गया। ये आपको हम लोग जमाने में गांव में सुनते थे, तो आज हम अलीगढ़ में भी सुन रहे हैं। तो मैं दीपक ये कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ा है,
जी जी जी। स्थितियां जो जैसी थी वैसी स्थितियां आज गांव में भी है और शहरों में भी है। लेकिन सर जो राजनीति की बात करें, आप देखिए हाल के दिनों में जो मायावती का पूरा वोट बैंक है, उन्होंने बीजेपी ने हथिया लिया है, यही कह के कि भाई वो दलितों के लिए भी काम करते हैं और पूरे ओवरऑल हिंदू अस्मिता की बात करते हैं। ऐसे में ये बड़ा रोचक हो जाता है कि आप एक तरफ कहते हैं हिंदू अस्मिता की बात, लेकिन आपके वर्ग के जो लोग हैं, आप उन्हीं को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। समाज इसको कैसे देखेगा? भाई देखिए, ऐसा है कि एक भूख पैदा की जाती है। जी आपने एक भूख ऐसी पैदा कर रखी है कि जिसकी रोटी हमारे हाथ में है। आपने भूख पैदा कर रखी है हिंदू धर्म के प्रति। आपने आपने जो भूख पैदा कर रखी है देवी देवताओं के प्रति। मैं तो सवाल करता हूं, जो आयोजक हैं उनको भंडारा ही क्यों मिला करने के लिए? भंडारा शब्द ही क्यों मिला? मैं तो ये भी सवाल करता हूं आयोजक जो थे उनसे भी। तो इसलिए मिला कि इनके पास और कोई विकल्प ही इनके पास नहीं दिया गया, या इनके पास विकल्प कोई है नहीं। तो वो उसी फॉर्म में, उसी रूप में वो तलाशते हैं कि कैसे हम कुछ समय तक आनंदित हो लें, अपने मुक्ति का एहसास कर लें, उसी फॉर्म में वो रहते हैं। लेकिन मैं ये तय मानिए कि जब तक, देखिए हमारे यहाँ जब तक ये बड़ा व्यवस्था दिमागी रूप से जारी रहेगा, तो ये जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब जारी रहेगा। जी। अब आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिजेज के लिए जो प्रोत्साहित करने की जो योजना है, उसमें आप आंकड़े पता कीजिए 5 साल में कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को प्रोत्साहित किया गया। तो आप पाएंगे कि 1 दर्जन भी लोग ऐसे नहीं है, 4, 5, 2, किसी किसी वर्ष में नील। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये दरअसल जो मामला है वो सोशल इंजीनियरिंग का मामला है, जातियों को पटाने का। दलित कोई एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है। तो उसमें क्या करते हैं कि आप दलित को दलित नहीं बनने देते हैं। आप दलित के भीतर ये कहते नहीं तुम वाल्मीकि हो, तुम जाटो हो, तुम दुसाध हो, तुम पासी हो, तुम धोबी हो। इस तरह से वो जातियों में उसको बांट के रखना चाहते हैं, और ये सोशल इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं। तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि दलितों का वोट बैंक शिफ्ट किया, नहीं, दलितों का वोट नहीं, जातियों का वोट बैंक शिफ्ट किया होगा, इधर उधर हुआ होगा। अच्छा। दलित जो चेतना है वो तो जहां है वही है। हो सकता है 80 परिवारों में बहुत सारे लोग ऐसे भी 2-4 हो सकते हैं जो कि बीजेपी के समर्थक हो, ऐसा भी हो सकता है। पूरे देश की बात करें तो साल 2018 से 2020 यानी 3 वर्षों में दलितों के खिलाफ 1,39,045 मामले दर्ज हुए हैं। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने संसद में एक सवाल पूछा था, जिसके बाद उन्हें यह जानकारी मिली है। डाटा के मुताबिक 3 सालों में यूपी में 36,467, बिहार में 20,000 से ज्यादा, राजस्थान में 18,000 और मध्य प्रदेश में 16,000 दलितों पर जुल्म हुए। ये सभी आंकड़े 2018 से 2020 के हैं। 21-22 के आंकड़े मंत्री जी ने नहीं दिए। नहीं, जागरूक कौन हुआ है? जागरूक वो हुए हैं जिनको कि हम ये कह रहे थे कि ये जागरूक नहीं है। जिनको हम कह रहे थे अब तक कि ये जागरूक नहीं है, वो जागरूक हुए हैं। और किस लिए जागरूक हुए हैं? वो जागरूक हुए हैं अपने हक के लिए, अपनी बराबरी के लिए, वो जागरूक हुए हैं। लेकिन जो लोग जागरूक होकर और शासन करने का दावा कर रहे थे, अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, वो कतई जागरूक नहीं हुए हैं। वो आज भी उतने ही पिछड़े हैं जितने पिछड़े वो मनुस्मृति के समय रहे होंगे, उतने ही पिछड़े हैं यार। इसीलिए उनको इंसान नजर ही नहीं आता है। इंसान को वो जानवर से भी बदतर समझते हैं, इंसान समझते ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पिछड़ा कौन है, जागरूक कौन है। भाई ये लोग, ये जो अलीगढ़ के लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं भाई कि हम बारात निकालना चाहते हैं, घोड़े पे बैठना चाहते हैं। क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ने दिया जाए, क्या दिक्कत किसी को होनी चाहिए? आज के जमाने में, इस जमाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर वो कह रहे हैं कि हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है, तो किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? कौन दलित है जो दूसरी जयंतियां आप मनाते हैं और उसमें जाके आपत्ति खड़ी करता है कि नहीं साहब आपको ये नहीं मनाना चाहिए? आप मनु की मूर्ति तक है राजस्थान हाई कोर्ट में। आप बताइए, आप सोच सकते हैं कि हम कितने जागरूक, कितने लोकतांत्रिक हुए हैं?
कि सब सारे ढांचे को हम बना के रखे हुए हैं। और ये जो अत्याचार के जो आंकड़े, ये आंकड़े आप 3-4 साल के पढ़ रहे हैं, मैं पिछले 40 सालों से लिख रहा हूं और ये आंकड़े आज तक कम नहीं हुए हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, 40 साल हो गया मुझे लिखते हुए, और 40 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि आंकड़े कम हुए हैं, आंकड़े बढ़ते ही चले गए। तो आप समझिए कि हमारी पूरी मानसिकता जो है वो कैसी है। राजस्थान में डंगावास में दलितों के खिलाफ हिंसा 2015 का मामला, रोहित वेमुला की आत्महत्या 2016 का मामला, तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या 2016 का मामला, तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर में हिंसा 2017 का मामला, भीमा कोरेगांव 2018 और डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या 2019। इन मामलों में पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन सिलसिला फिर भी नहीं रुका। एनसीआरबी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि साल 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों समुदाय के लोगों पर सबसे अधिक उत्पीड़न किन राज्यों में हुए? जी हां, जहां हाल के दिनों में न्याय के नाम पर बुलडोजर से कार्रवाई की सबसे अधिक चर्चा हुई थी, यूपी और मध्य प्रदेश। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में देश में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए 50,291 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2020 में अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2020 के दौरान एससी के खिलाफ हुए अपराध या अत्याचार में सबसे अधिक हिस्सा मामूली रूप से चोट पहुंचाने का रहा और ऐसे 16,543 मामलों में 32.9% मामले दर्ज किए गए। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 4,273 मामले, जबकि आपराधिक धमकी के 3,778 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य 3,372 मामले बलात्कार के लिए, शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के, 3,373 हत्या के और 8,055 और हत्या के प्रयास 1,119 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मौजूद है। इसके तहत एससी और एसटी वर्ग के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों का निपटारा किया जाता है। फिर क्या वजह है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं? मानसिकता बदलने में तो समय लगेगा, लेकिन उसके अलावा और क्या आपको लगता है कि रास्ता है जिसके जरिए इस तरह के जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं वो कम हो सके? भाई देखिए, आप SC ST एक्ट, एट्रोसिटीज अगेंस्ट एट्रोसिटीज एक्ट आपने बनाया है, तो आप बताइए कि आप कहते हैं कानून का राज है, संविधान का राज है, तो आपने कानून भी ला दिया और कानून को जो आप कहते हैं सख्त से सख्त कानून वो भी बना दिया कि आपका इसमें जमानत ही नहीं हो सकती आपकी। अब आप बताइए कि कितने इस एक्ट के तहत कितने मामले दर्ज हो जाते हैं, कहीं आप बताइए, इसके आंकड़े हमारे पास हैं और इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। आप जितना बता रहे हैं संख्या में, उसके 1% भी नहीं आंकड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दर्ज हो जाते हैं उसमें सजा कितनों की हो पाती है, कितनों को जो मशीनरी जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो उसको कानून को लागू करवाने और सजा दिलवाने में कामयाब हो पाती है, तो वो आप पाइएगा कि 0 पॉइंट समथिंग होगा वो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस डेमोक्रेसी में एक आपको कुछ तो तय करना पड़ेगा कि कैसे भाई इसको ठीक किया जाए। आप एक्ट के जरिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मशीनरी जो है आपके साथ ही नहीं है। अब पुलिस वाले, कोई लिख देगा कोई कंप्लेन, अब पुलिस पहुंच जाएगी, कहेगी साहब ये नोटिस है और आपको हटा देना ही है। मैं तो कहता हूं उस पुलिस वाले के खिलाफ तत्काल पहले तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ एक प्रशासन के प्रति भरोसा पैदा होगा। कोई जाके कुछ भी बोल देता है, नहीं साहब ये आप नहीं कर सकते और ऐसा पत्र आया है, आप उठा लीजिए। आप बताइए आप, और वहां के आयोजक सोचिए आप कि पूरी मशीनरी के सामने जाके गिगड़ा रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि भैया हमको करने दो। यानी कि कल दिन आप कहेंगे कि घर में 50 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इसके लिए परमिशन लो, ये इसका मतलब यही ना हो गया। सर एक चीज समझना चाहूंगा, चूंकि आप 40 सालों से लिखते रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के काल में ऐसा है, कांग्रेस के काल में भी ऐसा रहा, या बाकी के जो राज्य सरकारें हैं क्षेत्रीय दल के, उनके सरकारों में भी ऐसा ही ट्रेंड रहा? नहीं, मैं देखिए पार्टी, ये जी पूरी जो भारतीय व्यवस्था है उसमें केवल पार्टी के तहत हम ये बात नहीं कर सकते कि एक पार्टी के रूल में ऐसा होता है। एक पार्टी के रूल में ज्यादा होता है
दूसरी पार्टी के रूल में थोड़ा कम होगा। जैसे मान लीजिए कि मायावती जी का जब शासन आएगा तो शासन उस समय भी घटनाएं हुई, लेकिन उस समय घटनाओं की का जो चरित्र था और जो घटनाओं की जो तादाद थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन आप ये कहें कि बीजेपी के राज में कांग्रेस के राज में कोई बहुत फर्क नहीं है। मैं एक बार मुंबई गया था और मुंबई में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मैंने राजस्थान से कुछ लोग आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा यही सवाल जो आप कर रहे हैं कि भाई ये बताओ कि कांग्रेस और बीजेपी के राज में दलित उत्पीड़न के मामले में कोई फर्क आया? तो कहा हाँ जी आया। हमने कहा क्या आया? कहा देखो जी, एक के शासन में वो बोरे में बंद करते हैं, मारते हैं, बोरे में बंद करते हैं और फिर मारते भी हैं। दूसरा जो है वो बोरे में बंद करता है, मारता है, लेकिन एक काम और करता है, बोरे से निकाल के फिर सहला देता है। यही फर्क होता है, बस यही फर्क होता है, कंधे पर हाथ रख देता है, बस। रेमेडी क्या है इसकी? तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई चरित्र के रूप में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस का राज हो और या फिर बीजेपी का राज हो। एक बात और समझना चाहूंगा आपसे कि आप जब देखिए चुनाव का वक्त आता है तो दलित जो चेहरे होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, या दलित समुदाय के लोग जो भी हैं, उनको किस तरह से अपने साथ किया जा सके उसकी होड़ लग जाती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाकी की पार्टियां हो। लेकिन बाकी समय में वो प्रेशर नहीं दिखता है, वो किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए दलितों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम आप उनके मुद्दे तो उठाएंगे, कम से कम मामला तो दर्ज करेंगे। इस तरह की चीजें जहां आपको अनुमति ही नहीं दी, जहां आपको भंडारा तक के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है या फिर अनुमति दी भी नहीं जा रही है, आपको करने ही नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि दो तरीके हैं। एक बार एक वाजपेयी जी की सरकार में एक मंत्री थे, दलित मंत्री थे और राज्य स्तरीय मंत्री थे। तो जब वो दलितों के लिए कुछ काम करने लगे, आवाज सुनने लगे, तो उनके जो वरिष्ठ मंत्री थे उन्होंने एक दिन उनको बुलाया, कहा देख भाई, अगर तुमको रहना है तो एक बात बहुत साफ कर लो कि हमारे साथ दलित नेता तो रह सकता है लेकिन दलितों के लिए नेता नहीं रह सकता है। दीपक, छोटा सा फर्क है। दलित लीडर की तलाश हो जाती है, दलितों के लिए लीडर की तलाश कोई नहीं करता है। जो भी वोकल नेता रहे हैं, जो भी लड़ने वाले रहे हैं, जो भी थोड़ा सरोकार रखने वाले लोग रहे हैं, उनको टिकट ही नहीं मिलता है दूसरी बार। मैं इसकी लिस्ट आपको दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव चूंकि मजबूरी है, 5 साल में एक चुनाव कराना है और चुनाव में लोगों को उम्मीदवार बनाना है। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से या जैसे भी कह लीजिए, पूना एक्ट के तहत आपने कुछ सीटें सुरक्षित कर रखी हैं, तो कुछ दलितों को आपको उम्मीदवार बनाना है। ठीक उसी तरह से ये जो संविधान बना है उसमें दलितों को वोट देने का अधिकार है, तो आपको उनका वोट भी लेना है तमाम क्षेत्रों में। तो आप करेंगे क्या? इसको फिर मैनेज करते हैं आप चुनाव के वक्त। आपके विचार में जिस तरीके से मैनेज कर ले हम, उसके बाद फिर दलितों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दलितों का आपके विचार में जिस तरह से रामनाथ कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया है, बीजेपी के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं प्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व में फर्क करता हूं। हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। प्रतिनिधि तो हो सकते हैं भाई। आप मान लीजिए पार्टिकुलर एक परिवार में पैदा होते हैं जिनके पास एक सर्टिफिकेट है कि ये अनुसूचित जाति के हैं, इनके पास सर्टिफिकेट एक हो सकता है और वो कानूनन संवैधानिक रूप से वो तमाम सुविधाओं के लिए वो तमाम अधिकार जो हासिल कर सकते हैं जो कानून और संविधान देता है। लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम ये ऐसा नहीं मान सकते और हम ऐसा दावा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी दलित प्रतिनिधि है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कहां दो राय है। और अच्छा है, दलित प्रतिनिधि है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन संविधान की रक्षा हो पा रही है, संविधान के अनुसार दलित महसूस कर रहा है कि वो जी रहा है, उसको अधिकार मिल गया है। ये मुझे लगता है कि शायद ये दूरी बनी हुई है राष्ट्रपति भवन से और नीचे तक। अलीगढ़ की जो सूचना है कि जेएनयू से पढ़े हुए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पास आउट एक वहां अधिकारी ने शायद आज वहां कुछ समझौता कराया है अलीगढ़ में, और शायद 5 जून को वो कार्यक्रम होगा।
फिर से जो हुआ होना था। ये शायद एक पिछड़ी जाति के अधिकारी जो जेएनयू से पढ़ के वहां गए हैं, शायद उन्होंने प्रयास किया है और शायद उसमें उनको ये कामयाबी मिली है। ऐसी मुझे जानकारी अभी किसी ने दी है कि हम सामाजिक रूप से हिंदू नहीं हैं। वी आर नॉट हिंदू सोशली, वी आर हिंदू पॉलिटिकली ओनली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जी जी। और मैं अनिल जी की बात से बहुत सहमत हूं कि देयर इज ए डिफरेंस, दलित लीडर होना और लीडर ऑफ दलित होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ये बात से भी सहमत हूं कि यहाँ पर हम लोगों की इस तरह की जो किया था, हम लोगों ने अपना जो दुख है, दर्द है, वो पोस्टर के माध्यम से जो व्यक्त किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र एक दिन के अंदर पूरा शासन प्रशासन यहाँ पर आया और जो लोग हमको एक पार्क देने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी कीमत पर, उनको उन्होंने हम लोगों के लिए 3 पार्क निश्चित कर दिए हैं कि कभी भी कहीं भी अपना आयोजन कीजिएगा तो ये 3 पार्क तो आपके लिए हैं ही, बाकी औरों में तो आप कर ही सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रशासन के माध्यम से ऐसा हुआ है। और आप लोगों ने कि जिस तरह से कवरेज कर रहे हैं, तो हो सकता है हम और मजबूती मिलेगी हम लोगों को, हमारे अन्य जगहों पर रहने वाले हमारे समाज के लोगों को। कुल मिलाकर जो आपकी बातचीत से मैं समझ पाया कि दलितों का राजनीतिक इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है, लेकिन मानसिकता जो दलितों को लेकर रही है, वो चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो नेताओं की बिल्कुल वैसी ही है। वो किसी भी दल के हो सकते हैं, वो बीजेपी के हो सकते हैं, वो कांग्रेस के हो सकते हैं, या फिर वो बसपा के भी हो सकते हैं। वो उस नाम का प्रयोग करते हैं सत्ता में ऊंचे पद पर जाने के लिए और अपनी मोटी मलाई कमाने के लिए, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व के अलावा लोगों के विकास या फिर उनको मुख्य धारा में जोड़ने जैसी कोई उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखती। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार।